हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज हम जिसके लिए पढ़ने वाले हैं वो है हमारे बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और उनकी है ये फर्स्ट इंटरैक्टिव क्लास। हाँ भाई, फर्स्ट इंटरैक्टिव क्लास है आप लोगों की। और आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो कंटिन्यूएशन है हमारा किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए हमने ऑलमोस्ट, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए हमने 2 वीडियोस देख ली थी, 2 लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हमारा होगा 3rd लेक्चर और उसके अंदर हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं। जो भी न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप जो 2 वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, 2 लेक्चर्स जो डाले हुए हैं उनको जाकर पढ़ें, फिर आप इस वीडियो को देखें और उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है। ठीक है भाई, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर होगा, यूँ कहें कि जो टॉपिक होगा, इसे हम स्टार्ट करें हैं किसके लिए भाई, बीएससी 3rd ईयर के लिए। साथ ही साथ में बीएससी 3rd ईयर के साथ में बीएससी इंटीग्रेटेड जो स्टूडेंट हैं, इंटीग्रेटेड क्या है भाई, जो बीएससी बीएड जो है वो कर रहे हैं साथ साथ, उनके लिए भी है ये टॉपिक। तो उनके भी कोर्स में लगता है, तो डोंट वरी, आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। चलिए भाई, मैंने आपको 2 वीडियोस के अंदर इसके बेसिक, 2 लेक्चर्स के अंदर इसके बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे कि एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है जिसमें एक मेटल होता है, एक लिगेंड होता है। ठीक है, मेटल क्या करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं जो। ठीक है, ग्राही होते हैं जो, और लीगेंड जो होते हैं यहाँ पे वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता जो होते हैं वो यहाँ पे लीगेंड होते हैं। यहाँ पे क्या करता है, लीगेंड कंप्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल को डोनेट कर देता है, जिस वजह से इसके बीच में यहाँ पे इस तरीके से एक एरो बनता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एरो का ये होता है हेड और ये होता है टेल। हेड उस तरफ बनेगा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। टेल उस तरफ होगी जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है भाई, इतनी सी हमने बात कर ली थी। उसके बाद में हमने आगे डिस्कस किया था कि इसके अंदर मोस्टली जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो बनते हैं उसके अंदर कौन से तरीके के एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है, यानी इसके अंदर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिन्हें बोला जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, जो कि हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनको इसके अंदर यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर बहुत वेरिएशन पाया जाता है, यानी बहुत अलग अलग तरह की क्या होती है, अलग अलग तरह की क्या होती हैं भाई, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो होती हैं उनके कंप्लीट नंबर, या यूँ कहें कि जिस तरीके से वो शो करते हैं। हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की +2 से लेके +7 तक होती हैं। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो है वो क्या होती हैं, +2 से लेके +7 तक शो होती हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, इसलिए इन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है किसके लिए भाई, उपसहसंयोजक यौगिकों को बनाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि इनके बीच में F इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, त्याग सकते हैं। ठीक है, अब चलिए भाई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक की। हमने पीछे जो है बेसिक किया था पॉइंट्स। यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको मैं हिंदी में लिख रही थी, ऑक्सीडेशन स्टेट को कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारी पार्ट नंबर 2 था, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था भाई, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था हमारी वर्नर थ्योरी। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी। अब देखिए भाई,
वर्नर की जो थ्योरी थी उसने बताया था कि जो वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, जो संयोजकताएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन सी संयोजकता होती है? पहली तो होती है प्राथमिक, जिसे बोलते हैं प्राइमरी। दूसरी होती है द्वितीयक, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी। ठीक है भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरीके की वैलेंसीज होती हैं। इन दोनों वैलेंसीज का यूज़ एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये इन्हीं दो तरीके की वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं। अब ये किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं भाई, ये भी हमने आपको समझाया था कि एक बॉक्स के अंदर, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो बॉक्स होता है उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं, उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं वो सब की सब होती हैं। फॉर एग्जांपल, सिर्फ एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको सिंबल्स की फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, ये है हमारा कोई भी मेटल, ठीक है, ये इसके पास में लिगेंड जुड़े 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे लिगेंड जुड़े हैं। ठीक है, इसके साथ में 6 लिगेंड जुड़े हैं और यहाँ पे बाहर जो है, यहाँ पे बाहर जुड़े हैं L'। ठीक है, इसको L2' कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि मेटल के साथ में इस बॉक्स के अंदर जितने भी लिगेंड जुड़े होते हैं वो सब के सब होते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज के, या यूँ कहें द्वितीयक संयोजकता के। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसीज के। और जो बाहर प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं प्राइमरी वैलेंसीज के, यानी कि प्राथमिक संयोजकता के लिगेंड होते हैं ये। ठीक है, हमने देखा था कि ये जो अंदर वाले लिगेंड होते हैं ये क्या है, नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। नॉन आयोनाइजेबल का मतलब था अनआयनिक होते हैं, यानी कि इनकी जो चेंज है स्टेट में, या जैसे कि यहाँ पे 6 प्रेजेंट हैं तो मेटल के साथ में अंदर, इसके अंदर 6 ही प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बाहर वाले जो होते हैं ये होते हैं आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल को बोला जाता है आयनिक। ठीक है, यानी कि ये चेंज हो सकते हैं, ये बाहर वाले जो है ये अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है आयोनाइजेबल। दूसरी चीज़, अगर यहाँ से हम एक लिगेंड को रिमूव कर देते हैं तो इस लिगेंड की जो जगह है, यानी यहाँ पे अगर हमें दूसरा फिल करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके के ही लिगेंड आ सकते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड, या तो नेगेटिव चार्ज वाला, या फिर न्यूट्रल, यानी कि या तो ऋणात्मक आएगा या फिर कोई उदासीन लिगेंड ही हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए नेगेटिव लिगेंड हमारे कौन कौन से हो सकते हैं भाई, नेगेटिव कौन से, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, Cl-, Cn-, OH-। ठीक है, न्यूट्रल कौन से, जैसे कि हमारे पास में है H2O है, हमारे पास में है NH3 है। ठीक है, यानी कि अगर इस लिगेंड को मैंने हटा दिया है तो इसकी जगह पे नेगेटिव और न्यूट्रल 2 ही तरीके के लिगेंड में डाल सकती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हमने L2- की इसकी बात की थी तो ये कहा था कि अगर हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव लिगेंड ही स्टेबल कर सकता है। समझ आ गई ये चीज़, ये बात हमने की थी। उसके अंदर इनकी वैल्यूज़ जो है वो फिक्स होती हैं, इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती। ये आयोनाइजेबल होते हैं इसलिए ये अंदर की तरफ जा सकते हैं, इसकी जगह ले सकते हैं। ठीक है भाई, और लास्ट में एक पॉइंट जो हमने देखा था वो ये था कि नेगेटिव लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को स्टेबल करते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लिगेंड को हम अंदर भी सेकेंडरी में भी यूज़ कर सकते हैं, हम उसको प्राइमरी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये था हमारा बेसिक सी चीज़ जो एक तरीके से मैंने आपके रिविज़न के लिए आपको बता दिया है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो आने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसे मिस मत करिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से बेसिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने में, और इसी पार्ट से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। चलिए भाई, अब हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम करने वाले हैं जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर क्या है, यूज़ की जाती है। टर्म्स का मतलब क्या है भाई, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें
में जो हमसे हर बार पूछी जाती हैं, आपकी ग्रेजुएटिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर बहुत बार ये जो है पद होते हैं जिन्हें बोला जाता है महत्वपूर्ण पद, ये आपसे पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण पद। ठीक है भाई, चलिए करते हैं हम स्टार्ट सबसे पहले पॉइंट से, जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है भाई। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हिंदी में कहा जाता है उपसह संयोजक एंटिटी। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें जो है मेनली वो ध्यान होनी चाहिए, यही कि एक होता है मेटल, एक होता है लीगेंड। ठीक है, मेटल और लीगेंड जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक बॉक्स में इस तरीके से, जैसे Ml6 है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमने बात की थी मेटल जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, और जो लीगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन दाता होता है। ठीक है भाई, अब देखिए होता क्या है, ये जब भी इस बॉक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट बने होते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ होती है इसी को कहा जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी तरीके के लीगेंड, जो भी तरह का मेटल, जो भी चीज़ प्रेजेंट होगी उसे कहा जाता है क्या, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी तीन तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो है जो हो सकता है जैसे ये Ml6 है, अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा दूँ तो ये लीगेंड जो है, सॉरी ये जो कंपाउंड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बन जाएगा धनात्मक। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बना दूँ Ml6 नेगेटिव, ठीक है, तो ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऋणात्मक, यानी ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये नेगेटिव चार्ज वाला। और इस तरीके से अगर मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है भाई, ये तीन तरीके के जो है इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। फर्स्ट तो था कोऑर्डिनेशन एंटिटी, सेकंड पॉइंट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सेकंड डाल लीजिए, हेडिंग लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसे भाई हिंदी में कहा जाता है क्या, उपसह संयोजक संख्या। हिंदी में क्या कहा जाता है, उपसह संयोजक संख्या। चलिए, अब उपसह संयोजक संख्या क्या होती है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत बेसिक है। ठीक है, उपसह संयोजक संख्या क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया यही वाला Ml6। ठीक है, इस Ml6 के अंदर लीगेंड इस मेटल के साथ में सेकेंडरी वैलेंसी से कहें या यूँ कहें कि डायरेक्ट जो भी लीगेंड जुड़े हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, वो कहलाते हैं इसकी उपसह संयोजक संख्या। ठीक है, यानी कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर इस मेटल के साथ में जितने भी लीगेंड जुड़े होंगे वो सब के सब लीगेंड की जो संख्या होगी, ठीक है, वो सब के सब, इसे कोऑर्डिनेशन उपसह संयोजक संख्या ही क्यों कहा, क्योंकि ये धातु के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाता है और जितनी इनकी संख्या होगी वो कहलाएगी क्या, इसकी उपसह संयोजक संख्या। चलिए अब हम एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजक संख्या कितनी है। ठीक है, FeCO5 देन COCl4 -2। चलिए भाई, अब मुझे बताइए कि ये जो दोनों मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं, इन दोनों के अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। हाँ जी, FeCO5 जो है इसमें 5 लिगेंड इससे जुड़े हैं तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो है 5, और इसी तरीके से COCl4 इससे 4 Cl जुड़े हैं इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, 4 है। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़ आपको, बहुत बेसिक सा है ये, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको समझ ना आ सके। ठीक है, अब दो जो है बेसिक से पॉइंट्स आपको और पूछे जाते हैं। थर्ड है इसमें सेंट्रल एटम। ठीक है, अब बार बार मैं सीधा नहीं बोलूँगी कि इसके अंदर जो है इसको धातु को यूज़ किया गया, धातु को यूज़ किया गया है, इसके लिए यूज़ किया जाता है एक वर्ड केंद्रीय धातु। ठीक है, केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु।
ठीक है। केंद्रीय परमाणु क्या होता है, यहाँ पे जो भी मेटल ये प्रेजेंट है इसे कहा जाता है केंद्रीय परमाणु। क्यों? क्योंकि ये केंद्र में प्रेजेंट होता है, इसके बाहर जो है लिगेंड 6 के 6 लिगेंड जो है वो इस तरीके से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट यूज़ की जाती है आपके लिए टर्म दैट इज़ लिगेंड। ठीक है, लिगेंड को हिंदी में भी लिगेंड ही कहते हैं। आपको ध्यान है लिगेंड क्या है, ये जो L6 यूज़ किए गए हैं यहाँ पे, ये जितने भी होंगे ये होते हैं इसके लिगेंड। अब आ जाते हैं भाई इस लिगेंड के इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। स्टार कर लीजिएगा इसे, बिकॉज इसके अंदर जो है लिगेंड्स के टाइप पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं लिगेंड्स के आपको टाइप बताने शुरू कर देती हूँ, और आप जब भी नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे भी इसको स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि लिगेंड से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। लिगेंड के जो टाइप होते हैं उससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। चलिए भाई अब देखें लिगेंड्स के टाइप। चलिए, लिगेंड के जो टाइप्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं भाई। ठीक है, डिपेंड करता है कि एक लिगेंड एक बार में कितनी बॉन्ड बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिगेंड के होते हैं टाइप। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड। अब मोनोडेंटेट लिगेंड को हिंदी में कहा जाता है एक दंतुक लिगेंड। ठीक है, एक दंतुक लिगेंड। अब देखिए होते क्या है ये एक दंतुक लिगेंड। सबसे पहली चीज़ इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए। मोनो का मतलब क्या होता है भाई एक, और डेंटेट का मतलब क्या होता है दंतुक। दंतुक यानी कि दांत या फिर यूँ कहे बाइट करना। ठीक है, तो यानी कि ऐसे लिगेंड जो धातु को एक तरीके से बाइट कर रहे हो, एक तरफ से कर रहे हो, या यूँ कहें कि जिसमें एक ही पोजीशन हो, यानी कि ऐसे लिगेंड जो धातु के साथ एक समय में सिर्फ एक ही तरीके का बॉन्ड बना रहे हों। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इसके अंदर NH3 की। ठीक है, NH3 में जो नाइट्रोजन होता है इसके पास होता है लोन पेयर। तो जब भी ये मेटल के साथ जुड़ता है तो ये इस लोन पेयर को कम्प्लीटली मेटल को डोनेट कर देता है और एक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है एक मोनोडेंटेट लिगेंड। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट H2O की। ठीक है, H2O में क्या है भाई लोन पेयर प्रेजेंट होता है इसके पास में भी, तो ये क्या करता है मेटल के साथ में एक बार में एक बॉन्ड बना लेता है, इसलिए ये भी क्या कहलाता है एक मोनोडेंटेट लिगेंड। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा मोनोडेंटेट लिगेंड में। फिर भी अगर कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट जब इसका पार्ट लेंगे तब आपको अच्छे से समझा दूँगी, नहीं तो वहीं जवाब दे दूँगी। चलिए भाई अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, हम बात करते हैं अब तो आपको आगे से आगे समझ ही आता जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये है डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड जो है वो होते हैं द्विदंतुक लिगेंड। ठीक है भाई, द्विदंतुक लिगेंड। अब बताइए इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी होगी। द्विदंतुक लिगेंड जो होते हैं वो कितने तरफ से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल दो तरफ से जुड़ सकते हैं। द्विदंतुक लिगेंड जो होते हैं उनके पास में कैपेबिलिटी होती है कि वो एक बार में क्या है भाई धातु के साथ में दो तरह से बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, दो तरीके के या फिर यूँ कहें दो बॉन्ड एक बार में मेटल के साथ में बना सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे एथिलीन डाइएमीन का। ठीक है, इसका हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वो है एथिलीन डाइएमीन। CH2 यहाँ पे आएगा NH2, CH2 यहाँ पे आएगा NH2। इसके पास में है भाई लोन पेयर जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, ये हमारा CH2 इसको कहा जाता है एथिलीन डाइएमीन। ठीक है भाई, अब देखिए ये जो एथिलीन डाइएमीन है इसमें नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल को इजीली डोनेट कर देता है, और जैसे ही मेटल को डोनेट करता है वो बॉन्ड बनाता है। अब इसमें आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि मैम ये बॉन्ड कैसे बनाएगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ बॉन्ड किस तरीके से बनाता है। इसको कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं तो आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा कि किस तरीके से बॉन्ड बनती है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लेते हैं हमारा मेटल है। ठीक है, और ये है हमारा NH2।
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये है हमारा NH2, ये इसके लोन पेयर है, ये दोनों लोन पेयर इसको कम्प्लीटली डोनेट कर देता है और इसके साथ में इस तरीके से बॉन्ड बन जाती है। समझ आ गई? ऐसा ही एग्जाम्पल जो है हम आगे भी लेंगे, वो एक और पॉइंट होगा उसके अंदर लेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि द्वितंतुक लिगेंड कौन से होते हैं, जो मेटल के साथ में एक बार, यानी ये पूरा का पूरा एक ही लिगेंड है और ये एक लिगेंड एक साथ में 2 बॉन्ड बना लेता है, तो ऐसे जितने भी लिगेंड होंगे वो कहलाएंगे भाई द्विदंतुक लिगेंड। इसी तरीके से मेन जो थे ये एक दंतुक द्विदंतुक हो गए हैं। इसी तरीके से होते हैं त्रिदंतुक यानी ट्राइडेंटेट, चतुर्दंतुक यानी कि टेट्राडेंटेट, ठीक है, और षटदंतुक यानी कि हेक्साडेंटेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे आएंगे। इसमें मोस्टली जो है आपके एक दंतुक और द्विदंतुक ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक EDTA का जो स्ट्रक्चर है वो बना के दिखा देती हूँ। उसकी स्ट्रक्चर जो है बहुत बार पूछी भी जाती है और पूछा जाता है उसी के अंदर क्वेश्चन कि EDTA का जो स्ट्रक्चर है वो कितना डेंटेट लिगेंड है, ठीक है। वैसे तो उसे कहा जाता है मल्टी डेंटेट लिगेंड, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर यूँ कह सकते हैं कि 3 से ज़्यादा बॉन्ड्स बनती हैं। लेकिन होता क्या है कि उसकी स्ट्रक्चर दे के या फिर उसकी स्ट्रक्चर आपसे 1 नंबर में पूछ ली जाती है कि बताइए भाई EDTA की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितने तरीके से वो बॉन्ड बना सकता है। तो अब हम देखते हैं EDTA की स्ट्रक्चर। चलिए भाई, एक चीज़ और आपको बता दूं, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बिकॉज ये पूछी जाती हैं बहुत बार एग्जाम में। स्टार कर लीजिए इसे, ठीक है। EDTA की फुल फॉर्म तब तक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए भाई, जब तक मैं आपको ये बनाती हूँ तब तक आप EDTA की जो स्ट्रक्चर है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि EDTA की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, ठीक है। EDTA की फुल फॉर्म, EDTA हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सबको ध्यान होनी चाहिए स्ट्रक्चर। इस तरीके से कुछ EDTA की स्ट्रक्चर बनेगी। अब मेरे ख्याल से इससे आपको आइडिया भी लग गया होगा कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। चलिए फिर अब आ जाते हैं हम इसके लोन पेयर्स के ऊपर। ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे होते हैं लोन पेयर इसके पास में। इसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में भी यहाँ लोन पेयर होते हैं, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। चलिए भाई, अब आप बताइए कि इसके जो स्ट्रक्चर है उसकी नेमिंग क्या है भाई। अब देखिए होता क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म हम लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से होती है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ COO नेगेटिव है मेरे पास यहाँ, ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव आयन्स है, ठीक है, ये COO नेगेटिव है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म लिखती हूँ तो इसकी फुल फॉर्म होगी इथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है भाई। क्या लिखेंगे? इथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डायएमीन टेट्रा, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट आयन। समझ आई ये चीज़? अगर बाय चांस आपको यहाँ पे नेगेटिव की जगह पे यहाँ लिखे होते, आपके पास में H लिखे होते, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव की जगह यहाँ लिखा होता H और यहाँ पे भी लिखा होता H, तो ये एसीटेट ना होकर ये होता एसीटेट आयन ना होकर होता एसिटिक एसिड। समझ आई ये चीज़ आपको? यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन लिख देती हूँ तो यहाँ पे इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा एसिटिक एसिड। अगर हाइड्रोजन नहीं हो, सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, तो वो कहलाएगा एसीटेट आयन। तो जब भी हम इसमें लीगेंड की बात करते हैं तो लीगेंड में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में हाइड्रोजन ये अपना रिमूव कर देते हैं और जिसकी वजह से इनके पास में लोन पेयर आ जाते हैं और ये लोन पेयर ही मेटल को डोनेट करते हैं और उससे बॉन्ड बनाते हैं। चलिए यहाँ पे 1 2 ये लोन पेयर है, यहाँ 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसके पास में 6 तरीके से एक बार में ये 6 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए कौन से तरीके का लिगेंड है भाई? ये है हेक्साडेंटेट लिगेंड। कौन सा लिगेंड है ये? हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। इसको हेक्साडेंटेट में भी पूछ लेते हैं, मल्टीडेंटेट लिगेंड के अंदर भी इसको पूछा जाता है। हेक्साडेंटेट यानी षट दंतुक लिगेंड और मल्टीडेंटेट में
बहुतंतुक लिगेंड। चलिए भाई, इस तरीके से EDTA को पूछा जाता है। यहाँ पे हो गया हमारा EDTA का ये पोर्शन यहाँ पे इतना कंप्लीट। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके के लिगेंड की। चलिए भाई, ये दो तरीके के तो हमने देख लिए थे, इथाइलिन डायमीन के बारे में आपको बता दिया है हमने EDTA के। अब नेक्स्ट आता है जो आपने शायद पढ़े हुए भी हैं बहुत बार और आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि इसका क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाता है। चलिए भाई, थर्ड जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड। ये है एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है भाई दोहरे दंतुक लिगेंड, दोहरे दंतुक लिगेंड। अब देखिए भाई, ये एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। नाम तो आपने सबने सुना है, बहुत होंगे जिनको ध्यान भी होगा कि ऐसे लिगेंड क्या होते हैं और बहुत होंगे जिन्हें नहीं ध्यान होगा कि ऐसे लिगेंड क्या होते हैं। चलिए भाई, एम्बीडेंटेट लिगेंड जो है, दोहरे दंतुक लिगेंड क्या होता है भाई, जब भी कोई एक लिगेंड एक बार में अपनी पोजीशन चेंज करके दो तरीके से बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा, एक होता है हमारे पास में NCS, एक होता है SCN। ये पूरा एक ही लिगेंड है, लेकिन ये करता क्या है, कभी तो ये खुद नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, कभी ये सल्फर से बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। यानी कि इस लिगेंड के अंदर कैपेबिलिटी है कि कभी तो नाइट्रोजन से मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है, कभी सल्फर के साथ। यानी एक बार में कहें बॉन्ड तो एक ही बनाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये सल्फर से बनाएगा या नाइट्रोजन से बनाएगा। दोनों लिगेंड बिल्कुल एक ही हैं, ठीक है। जब भी ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो इसका नाम जो होगा क्या होगा भाई, आइसोथायोसाइनेटो। क्या होगा, जब भी मेटल के साथ में ये नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है भाई, आइसोथायोसाइनेटो। और जब भी ये सल्फर से बॉन्ड बनाएगा, जब भी ये सल्फर से बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे मेटल है, जब भी ये सल्फर से बॉन्ड बनाएगा तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो। इसी तरीके से एक और लिगेंड भी होता है NO2। NO2 में जब नाइट्रोजन मेटल के साथ में बॉन्ड बनाता है और जब ऑक्सीजन बनाता है तो दोनों की नेमिंग अलग अलग होती है। अगर नाइट्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में तो उसका नाम होगा नाइट्रोसंकुल या यूँ कहें कि नाइट्रो कॉम्प्लेक्स। और जब भी ऑक्सीजन जो है वो मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएगा तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो संकुल या नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई ये चीज़। ये है एम्बीडेंटेट लिगेंड। दोनों लिगेंड एक ही हैं, देखिए यहाँ पे भी NO2 है और ये भी NO2 है, दोनों लिगेंड एक ही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि डिपेंड करता है कि ये लिगेंड कब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, कब ऑक्सीजन से बनाएगा। जब नाइट्रोजन से बनाएगा तो उस संकुल के आगे नाम लग जाएगा नाइट्रो, ठीक है। और जब भी ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा तो उसके आगे नाम लग जाएगा नाइट्राइटो। समझ आ गई ये चीज़। ये है बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम कीलेशन की, जिसे बोला जाता है कीलेटीकरण, ठीक है। कीलेशन की नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। आई थिंक इसको यहीं पे नीचे लिख देते हैं। फोर्थ बात करते हैं हम कीलेशन की। कीलेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं कीलेटीकरण, हिंदी में बोलते हैं कीलेटीकरण। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कीलेशन एक्चुअली में होता क्या है। कीलेशन क्या होता है भाई, जब भी कोई मेटल के साथ में ऐसा लिगेंड जुड़ा हो, वो क्या करे, बॉन्ड बना रहे हो कितने भी, लेकिन लास्ट में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे कहा जाता है क्या, कीलेशन या फिर कीलेटीकरण। जैसे कि हमने पीछे एग्जाम्पल देखा है, ये एग्जाम्पल देखा है, इसका नाम क्या था, एथिलीन डायमीन, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मेटल के साथ में एथिलीन डायमीन, यहीं पे समझा देती हूँ आपको इसका एग्जाम्पल, ठीक है। इस तरीके से एरो करके एग्जाम्पल, ध्यान रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मेटल के साथ में लिगेंड जुड़ा है सिर्फ एक, जो कि है एथिलीन डायमीन। यहाँ पे मान लेते हैं हम जुड़ा है इसके साथ में इस तरीके से दो लिगेंड और जुड़े हैं, ये जुड़ गए यहाँ पे Cl नेगेटिव, ठीक है। ये लिगेंड जुड़ा है, ये लिगेंड क्या कर रहा है, एक ही लिगेंड जुड़ के इस मेटल के साथ में रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ऐसे जितने भी लिगेंड या ऐसे जितने भी तरीके के कॉम्प्लेक्स बनेंगे उन्हें कहा जाता है कीलेशन, कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स। और ऐसे जो भी लिगेंड होते हैं उन्हें कहा जाता है कीलेटिंग लिगेंड या
किलेटीकरण लिगेंड। समझ आ गई चीज़? यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक तरीके की क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गई है। ये स्ट्रक्चर जो भी लिगेंड बनाता है उन्हीं को वो लिगेंड कहलाए जाते हैं किलेटिंग लिगेंड या फिर किलेटीकरण लिगेंड। समझ आ गई ये चीज़? बहुत इजी है। अब जल्दी से हम बात करते हैं आपके लास्ट पॉइंट की, जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है भाई, लास्ट पॉइंट जो है आपका वो है ऑक्सीडेशन नंबर। इसको मैं 5th पॉइंट को यहाँ लिख देती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर, जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। अब आपको ऑक्सीकरण संख्या पता लगानी होती है कि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर उस धातु के ऊपर कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है COCl4-2। इसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देती हूँ, आपने शायद लिख लिया होगा। इसका जो एग्जाम्पल है उसको मैं लिखती हूँ यहाँ पे और आपको बताती हूँ ऑक्सीडेशन संख्या किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ध्यान रखिए, COCl4-2। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास COCl4-2, इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि एक लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज होगा। यहाँ पे लिगेंड कितने हैं भाई? 4 हैं। एक Cl के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो 4 Cl पे कितना हो जाएगा? -4 चार्ज हो जाएगा। उस चीज़ को अब हम निकालेंगे। अब देखिए, हमें इस मेटल की, ध्यान रखिएगा, जो धातु होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकलती है, तो जिसके हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे यहाँ पे ले लिया जाता है x। ठीक है, फिर प्लस में एक Cl के ऊपर -1 का चार्ज है, तो 4 Cl पे कितना होगा भाई? यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 × -1। अब देखिए, इस ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे है -2। ठीक है, इस -2 को लिखा जाएगा यहाँ पे बराबर करके इस तरीके से, इक्वल्स टू के आगे -2। अब देखिए, x प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 4 × -1 हो गया 4 = -2। अब हम इस -4 को ले आएंगे इस तरफ, जो कि हो जाएगा प्लस, -2 + 4, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस हो जाता है, और माइनस का चार्ज 2 के ऊपर है, छोटा है, प्लस का चार्ज 4 पे बड़ा है, इसलिए प्लस का चार्ज लगेगा, और इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आएगी +2। इस तरीके से COCl4-2 की ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाएगी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था आपको खुद निकालनी है और मुझे बतानी है कि क्या है। ठीक है, तो चलिए भाई, आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं यहाँ पे। पहला है FeCO5, दूसरा है FeCl4, तीसरा है FeCO5, FeCl4 और FeCN6-2। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी निकली हैं, और जिनको भी वीडियो के अंदर कोई भी पोर्शन समझ नहीं आया है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पोर्शन समझ नहीं आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली आपका नाम लेकर वो पोर्शन आपको समझा दूँगी। ठीक है भाई, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।